आज जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत हम आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी जी के बारे में जानती है। बात महात्मा गांधी या बापू जी की है। एक ऐसा शख्स जिसके नाम के आगे सुनते ही बापू जो सुनते हैं तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हिंसक थे, वो इसलिए नहीं कि उनसे लोग डरते थे, वो इसलिए कि एक गरीब कमजोर आदमी की आवाज अगर कोई है तो राष्ट्रपिता बापू जी। आज हम बापू जी के बारे में पढ़ेंगे और उनसे बड़े प्रश्न हैं कि जिनको हम बापू जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनसे रोचक तथ्य कुछ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनका जन्म जो हुआ था, इनके जन्म की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में 1869 ईस्वी को एक गुजरात में जगह पड़ती है पोरबंदर। तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी था। अक्सर प्रश्न आते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन करता है, तो महात्मा गांधी हम याद करते हैं, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी नाम से आता है। तो ये नाम आप जानते रहिए महात्मा गांधी जी के बारे में। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी था। इनकी जो माता जी थी उनका नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई था। यहाँ भी लड़के बहुत गलतियां कर देते हैं, कभी कभी नाम और पति के नाम में डिफरेंट नहीं कर पाते। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा बाई था। कहते हैं इनके तो वैसे 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्र के बाद एक 5वें पुत्र का भी खंडन होता है, जिसको ये बहुत लगाव रखते थे, जो बापूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता था। उसका नाम था जमुना लाल बजाज। लेकिन 4 पुत्र थे जो कस्तूरबा बाई थी। उन 4 पुत्रों में रामलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये इनके 4 पुत्र थे। इनके पुत्र की बात की जाए तो 4 पुत्र थे, रामदास, रामलाल, मणिलाल और देवदास। और इनके 4 पुत्र तो थे, इनके साथ साथ इनका एक और नाम आता है। इनके एक प्रिय इनका था जो उसको अपना प्रिय पुत्र के रूप में मानते थे, तो वो था जमुना लाल बजाज। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये सबसे प्रिय में से एक थे, पुत्र के समान थे और अपने बेटों से ज्यादा उसको प्रेम करते थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे जमुना लाल साहब। तो गांधी जी के बारे में ये थोड़ा सा उनका कोटेशन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो हम अक्सर गुजरात देता है तो हम लोग पोरबंदर ये नाम जानते हैं। हालांकि बापू जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, लेकिन फिलहाल बापू जी के बारे में ये पहला है जो उनके जीवन के इस कैरियर की हम शुरुआत मानते हैं। बापू जी के बारे में आगे कहा जाता है कि राष्ट्रपिता बापू जी के जीवन से क्या संबंधित घटनाएं घटी, जिसको आज दुनिया उनका नाम लेने के लिए बेताज रहता है। बापूजी की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार से सक्षम थे, चूंकि बड़ी मेहनत से पैसे वगैरह इकट्ठा करके ये लंदन गए, और लंदन में गए तो इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, यानी कानून की पढ़ाई की। और जो कानून की पढ़ाई की वो जा करके इनका 1891 में पूरा हुआ। और कहाँ से पूरा हुआ? लंदन से पूरा हुआ। हालांकि एक क्वेश्चन और आता है कि इनका विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी को हुआ था।
जो कस्तूरबा गांधी थी उनसे इनका विवाह 1883 को हुआ। कानून की पढ़ाई की लंदन से और 1891 में पढ़ाई करने के बाद ये पुनः भारत आ गए और भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहले बंबई न्यायालय में पहुंचे और बंबई न्यायालय में प्रैक्टिस करने की बात शुरू की। बंबई में उनका कोर्ट था और कोर्ट में वही काम करेंगे। वहीं बंबई में उन्होंने एक व्यापारी से मुलाकात हुई और जो व्यापारी थे उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? उस व्यापारी का, जो व्यापारी थे उस व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला। इनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हुई। ये एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, अफ्रीका से इनका संबंध भी था, इनका बिजनेस अफ्रीका में था। बापूजी के बारे में सुना था कि लंदन से पढ़कर आए, तो बापूजी से मुलाकात की कि मेरे एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए आप मेरे साथ अगर केस देखने अफ्रीका चलते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अब वकील खोजना, वो भी वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा करना, ये सब के बस की बात नहीं थी। बापूजी इनसे कहे ठीक है, 1 साल का एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग चला जाएगा। बापूजी 1893 को अफ्रीका के लिए निकल गए। बापूजी अफ्रीका के लिए भारत छोड़ करके 1893 में। अब अक्सर ये प्रश्न आता है कि किसके मुकदमे की पैरवी के लिए बापूजी अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, उनकी पैरवी के मुकदमे के लिए वो अफ्रीका गए। अफ्रीका जाने के बाद सबसे पहले ये बंदरगाह जो था, ये भी क्वेश्चन आया है कि जिस बंदरगाह पे बापूजी उतरते हैं उस बंदरगाह का नाम था नटाल। नटाल नामक बंदरगाह पे बापूजी उतरते हैं और वहां से उतरकर उनको एक ट्रेन पकड़ना होता है, और जो ट्रेन पकड़नी होती है, पहले उस ट्रेन की जो टिकट होती है, बापूजी फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं। एक फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, एक मीडियम होती है और एक थर्ड क्लास की टिकट होती है। बापूजी फर्स्ट क्लास की टिकट लिए और बैठ गए। कहते हैं बापूजी जब जिस ट्रेन में बैठे वो ट्रेन डरबन से स्टार्ट होती है और डरबन से स्टार्ट होकर वो ट्रेन सीधे चली जाती है, आपको बड़ी फेमस जगह है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया जो रेल चलती है उस रेल पर बापूजी बैठ गए। ये ट्रेन जब ही कुछ दूर पहुंची थी तो फिर वहां पे गार्डों ने, जो लोग टीटी थे वो आए और इनसे टिकट मांगा। टिकट दिखाए, भाई इनके पास टिकट तो था ही, लेकिन उन्हें कहा कि ये अश्वेत है, मतलब ये काला है। और वहां अफ्रीका में काले और गोरों का बड़ा युद्ध था, अश्वेत और अश्वेत की लड़ाई थी। इनको कहा कि तुम इसमें कैसे बैठ गए? बाबूजी ने कहा मैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हूं। कहे नहीं, यहां से उतरो, यहां पे गोरों के लिए टिकट है, तुम्हारे लिए टिकट नहीं है। वो जगह थी पीटरमारिट्सबर्ग, वो जगह थी पीटरमारिट्सबर्ग। वहां पे गांधी जी को उस टीटी ने और कुछ गोरों ने धक्के मारकर उस ट्रेन से निकाल दिया, और जहां पे ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया उस जगह का क्या नाम था? पीटरमारिट्सबर्ग। मैं बार बार इस चीज को इंगित कर रहा हूं। डरबन से प्रिटोरिया को चलने वाली रेल पर सवार होते हैं और वहां ट्रेन पे बैठ करके ये किताबें पढ़ रहे थे। श्रेष्ठ लोगों के बीच में, जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे अफ्रीका में, सफेद लोग थे उनके बीच में, और जिसकी किताब पढ़ रहे थे बड़ा फेमस आदमी है, रस्किन नाम है। क्या नाम है? जॉन रस्किन। आपने एक नाम पढ़ा होगा, ये जॉन रस्किन साहब का। गांधी जी, बापू जी के जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो परिवर्तन किसकी देन होती है? जॉन रस्किन साहब की देन होती है। ये जॉन रस्किन साहब कौन होते हैं? जॉन रस्किन साहब ने किताबें लिखी है। ये ब्रिटेन के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी किताबों में इतनी शालीनता से बातों को लिखा है, दुनिया भी रूढ़िवाद पाखंड का विरोध भी किया है। इन्होंने कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाया जाता है, कैसे राजा के अत्याचार नियमों के खिलाफ था, कैसे हम उनके साथ अहिंसक का सहारा लेकर कार्य कर सकते। बापूजी बड़े फेमस व्यक्ति, उनके प्रति उनकी किताबों को, जॉन रस्किन साहब की किताबों को पढ़ा करते थे। जब उनको वहां से ट्रेन से निकाला गया तो पीटरमारिट्सबर्ग नामक स्थान पे इनको टिकट था, लेकिन इनको ढकेल कर बाहर कर दिया गया। 3-4 प्रश्न बन जाते हैं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट है कि बापूजी अफ्रीका पहुंचे तो किस बंदरगाह पे इनको जो है पहले उतरे, तो नटाल बंदरगाह। बापूजी जब
किस ट्रेन में बैठे थे तो जिनको जो है धक्के मारा गया, तो वो ट्रेन कहां से कहां जा रही थी, डरबन टू प्रिटोरिया जाती थी, और जहां पे धक्के मारकर बाहर निकाला गया वो स्टेशन का क्या नाम था, पीटरमारिट्सबर्ग, उस स्टेशन पे इनको बाहर निकाला गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉन रस्किन साहब, इनके जीवन में इनके जो विचार थे ना, उनके विचार से ज्यादा ये उत्सुक थे, उनको बड़ा अच्छा विचार लगा। और आज बापूजी ने जो कुछ भी किया वो जॉन रस्किन साहब की किताब के उस पर के प्रसिद्ध विद्वान थे, कभी पढ़िएगा तो उनके बारे में बताता है। तो 2-3 प्रश्न आपको यही मिल जाते हैं कि कैसे इन्होंने क्या किया। अब पीटरमारिट्सबर्ग में इनको तो हटा दिया गया, वहां से निकालने के बाद बापूजी को थोड़ा सा पे दुख हुआ। जिस केस के लिए गए थे उस केस से पहले वो डिस्टर्ब हो गए कि अब क्या किया जाए। बापूजी ने सबसे पहले एक काम किया, 1894 में 1894 में जिस नेटाल बंदरगाह पे ये पहले पहुंचे थे, उस नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, सम्मेलन होता है, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस यानी भारतीयों का नेटाल में जो सम्मेलन होगा उसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 1894 में। जो वहां के लोग भारतीय थे, प्रवासी, उनको वहां बुलाया, सब के सब अश्वेत थे, काले के काले थे, बुलाया उनको और इसके लिए मीटिंग की कि यार कैसे इसके खिलाफ आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों बैठे हैं, क्यों आपके पास समस्या है। 1903 में इन्होंने पहला अपना साप्ताहिक पत्र भी निकाला, अपना पहला साप्ताहिक पत्र भी निकाला 1903 में। और जिस साप्ताहिक पत्र की हम लोग बात करते हैं उसमें इंडियन ओपिनियन नाम था उसका। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी का पहला साप्ताहिक पत्र जो निकला था वो 1903 में निकला था अफ्रीका में, जिसे इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र कहते। सप्ताह में एक बार चलता था ये पत्र, और इसमें अपने जो प्रवासी भारतीय थे उनको बटोरने का, उनको ग्रहण करने का बापूजी का ये बहुत बड़ा सपना था। देखो मैं बार बार टॉपिक सेट कर दे रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है। ये जो किसी भी कंपटीशन, चाहे आप आईएएस तक की तैयारी करो या किसी की तैयारी करो, इसमें से ये प्रश्न तो आने वाले। नॉर्मल प्रश्न आप समझ सकते हैं कैसे आते हैं, हार्ड लेवल के प्रश्न ऐसे तरीके के आते हैं। तो बापूजी के बारे में सारे तत्व को जानते रहिए, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1904 की बात है, 1904 की बात है। बापूजी को बड़ा, जैसे कहीं किराया लेके रहना, कहीं कहां रहना, किसके पास रहना, ये उनके लिए बड़ा समस्या थी। उन्होंने 1904 में डरबन नामक स्थान पर एक अपना जमीन ली, आश्रम खोला, और जिस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम, यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1904 में। डरबन जो पड़ता है अफ्रीका का, उस डरबन से 13 किलोमीटर दूरी पर था ये। डरबन से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने एक आश्रम खोला जिसे कहते हैं फिनिक्स आश्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बापूजी ने पहला अपने जीवन का आश्रम कहां खोला, तो अफ्रीका के डरबन में खोला। क्या नाम था उसका, तो उस आश्रम का नाम फिनिक्स। अच्छा आप कहोगे सर जी ये फिनिक्स क्या है। फिनिक्स कहते हैं एक ऐसी चिड़िया का नाम अंग्रेजी भाषा में कहा गया है, नाम के आधार पे कहा गया है, जो जादुई चिड़िया होती थी। जब हम सब लोग बचपन में थे तो हम लोगों को परी की कहानियां सुनाया करते थे घर के लोग। वो परी की कहानियां अफ्रीका में सुनाई जाती थी। जो चिड़िया उड़ती थी उसको एक परी के रूप दी गई थी, उसी के नाम पे इन्होंने नाम रखा था क्या, फिनिक्स आश्रम। और इसकी स्थापना कब की थी, 1904 में किया था। तो अक्सर पूछता है किस जगह पे हुआ, तो डरबन नामक स्थान पर हुआ था। दूसरे आश्रम की बात करते हैं। दूसरा आश्रम इन्होंने फिर खोला उससे कुछ दूरी पर, जिसका नाम कहा गया टालस्टॉय आश्रम। और जो ये टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की गई, ये कहां पर किया गया, ये तो जोहान्सबर्ग में किया गया, जोहान्सबर्ग में किया गया। देखो भाई दोनों में डिफरेंट है। टालस्टॉय एक प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे, उनको वो ये बहुत ज्यादा, ये भी इनको प्रेम करते थे, उनके कृतियों को, उनके लेखों को।
उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना दूसरा आश्रम अफ्रीका में खोला, जिसे टालस्टॉय आश्रम कहते हैं, जो कहां पर था, जो कि आपके जोहान्सबर्ग में। दोनों क्वेश्चन आता है, पहला इनका कौन था, फिनिक्स, दूसरा कौन था, दूसरा टालस्टॉय था। पहला कहां पर खोला था, डरबन में, दूसरा कहां खोला था, जोहान्सबर्ग में। पहला कब खोला था, 4 में, दूसरा कब खोला था, 1910 में इन्होंने खोला था। और ये भी है, सत्याग्रह का जन्म स्थान पूछता है कहां से माना जाता है, एक प्रश्न आता है, सत्याग्रह का जन्म स्थान कहां से माना जाता है। अगर सत्याग्रह का जन्म स्थान की बात की जाए तो सत्याग्रह का जन्म स्थान, गांधी जी के सत्याग्रह का जन्म स्थान कहां से शुरू हुआ, तो वो कहां से शुरू हुआ, आपके फिनिक्स से शुरू हुआ। किस जगह से हुआ, फिनिक्स से। एक प्रश्न आया है यूपीएससी के एग्जाम में, ये प्रश्न आया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये जो आप कह रहे सत्याग्रह के बारे में खोला गया, सत्याग्रह कहते किसे हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए जो आग्रह किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, अनुरोध किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। अच्छा, बात एक और भी है, जो हम बापूजी ने रास्ता चुना वो बड़ा अजीब रास्ता था यार। क्यों था अजीब? आज के जमाने में किसी से आपका झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, किसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने हैं, तो हमको एक बड़ी संख्या उठानी पड़ती है, जबकि आपको पता है कोई पार्टी, कोई व्यक्तित्व, कोई प्रभाव, कोई समाज, कोई संगठन बिना नेतृत्व के नहीं चल सकता है। अब बापूजी ने उनके पास क्षमता थी, चाहते तो वो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों तरह जो ईंट का जवाब पत्थर से देना होता वो देते, लेकिन नहीं देना चाहते। वो जानते थे कि मरने वाले जो होंगे उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनकी पत्नियां अनाथ होंगी, उनके मां बाप के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाएगा। मैंने आजादी प्राप्त कर ली, अपने हक की पूर्ति कर ली, लेकिन किसी की हत्या करके, किसी की आह लेकर के ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए बापूजी ने सत्य और आग्रह के लिए जो पहला, अगर पूछता है क्वेश्चन कि सत्याग्रह का जन्म स्थान बापूजी का कहां से स्टार्ट हुआ था, तो फिनिक्स आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ये आप जानते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, टालस्टॉय भी याद करिएगा, फिनिक्स भी। बापूजी वहां विजय भी प्राप्त करते हैं, अश्वेत और श्वेतों के विरुद्ध जो मकर जाल था उसको भी खत्म करते हैं। हद तक बापूजी ने अफ्रीका में अपने नाम की धूम मचा ली थी। तो गांधी जी ने क्वेश्चन पूछेगा, कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था, तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां पे किया था भाई, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और जो अफ्रीका में प्रयोग किया था उसमें गांधी जी ने खास तौर से श्वेत और अश्वेतों की लड़ाई लड़ी थी, श्वेत और अश्वेतों की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए बापूजी को पहले सत्याग्रह का प्रयोग भारत में नहीं किया, वो कहां किए थे, अफ्रीका में किए थे। अब अफ्रीका में करने के बाद 1910 में इन्होंने पहला एक हिंद स्वराज, 1910 में इन्होंने पहला हिंद स्वराज नामक पत्रिका का संपादन किया। यानी हिंद स्वराज जो पत्रिका थी, ये पहला गुजराती संस्करण था, गुजराती में लिखा था, गुजराती संस्करण था। तो पहला हिंद स्वराज नामक संस्करण इन्होंने कब लिखा था, 1910 में गुजराती भाषा में लिखा था। तो ये पहला लेख था। इनका लेख होता चला गया, इनका नाम बढ़ता चला गया कि यार कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। अब बापूजी अफ्रीका में तो तहलका इनका था ही, धीरे धीरे इनका नाम दुनिया के सारे देशों में लोगों ने जानना और पहचानना शुरू कर दिया। कहते हैं बापूजी का मन वहां फिर काम हो जाने के बाद नहीं लगा, तो भारत में बापूजी की एंट्री, भारत में बापूजी का आगमन 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी 1915 को बापूजी भारत की राजनीति में एंट्री करते हैं। भारत में आगमन जो गांधी जी का होता है वो कब होता है, 9 जनवरी 1915 को होगा। भारत की राजनीति में आक्रमण, कभी कभी कहीं कहीं किताब में 14 दे रखा है, तो 14 कोई मतलब नहीं है, 15 में 9 जनवरी को वे भारत की राजनीति में एंट्री करते हैं। भारत की राजनीति में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनको बहुत ज्यादा ये मानते हैं और जिनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानने के लिए तैयार होते हैं। यानी बापूजी के राजनीतिक गुरु कोई थे। राजनीतिक गुरु की बात अगर की जाए
तो एक उदारवादी प्रवृत्ति के थे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सुना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये बापूजी के क्या थे, सबसे ज्यादा राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी कंपटीशन में भी आता है, बड़े में भी आता है। बापूजी का पहला राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1916 में, इन्होंने 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। कहां पे की भाई, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी ने 1916 में पहली बार एक आश्रम बनाया और उस आश्रम का क्या नाम था, साबरमती आश्रम था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। किसी ने इनको कहा कि ये भारत में अंग्रेजों का सार्जेंट है। सार्जेंट मतलब कि अंग्रेजों के दलाल हैं, ये किसी ने शब्द कहा इनसे। क्योंकि 1914 और से 18 तक, 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस विश्व युद्ध में बापूजी ने कहा अपने देशवासियों से कि भाई तुम लोग एक काम करो कि जो ये लोग भारत में है, दुनिया में है, तुम लोग सैनिक जाओ और युद्ध करो, अंग्रेजों के साथ रहो, उसके बाद जब आना तब इनसे हम लोग समझौता करेंगे। अब ये बात कह दी तो भाई जाहिर सी बात है, अब तो मानना ही पड़ेगा। जो लोग सेना में थे उनको जाना था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने इंग्लैंड की तरफ से लड़ा और हमने विदेशी जो अलग गुट वाले थे उनसे युद्ध किया, बहुत लोग शहीद हुए उस युद्ध में। तो इनको कुछ लोगों ने कहा ये भारत में अंग्रेजों का सार्जेंट है, यानी कि उनके दलाल हैं, वो भर्ती करवाते हैं भर्ती उसमें और युद्ध करवाते हैं। ये बापूजी के बारे में शब्द कहे गए। बापूजी की इस मदद से अंग्रेज बड़े खुश हुए थे। उन्होंने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी। ये पूछता है कि गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी, अंग्रेजों ने दी। क्यों दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अपने देशवासियों से एक रिक्वेस्ट की कि अंग्रेजों की तरफ से जाओ और युद्ध करो आप लोग, इसलिए कैसर ए हिंद की उपाधि बापूजी को मिली थी। हालांकि इसको इन्होंने त्याग दिया, क्यों त्यागा ये देखा जाएगा आगे देखिए। अब बापूजी के बारे में कि इनका भारत की राजनीति में धीरे धीरे एंट्री जब हो गई तो अब इनसे लोगों की मुलाकात हुई, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और सब लोग इनका सम्मान करते थे बापूजी के बारे में, और सम्मान से ये आए, भारत की राजनीति में इनकी एंट्री होनी शुरू हो गई। बापूजी ने पहला आंदोलन, बापूजी का पहला जो आंदोलन था, पहला आंदोलन, ये भी प्रश्न आता है। बापूजी का पहला आंदोलन जो था इसमें ये शामिल हुए, 1917 में शामिल हुए, जिसे बिहार के चंपारण में कहते हैं। बिहार के चंपारण में किसानों के हित के लिए गए और ये पहला आंदोलन छेड़ा 1917 में। तो बापूजी ने अपने जीवन में पहला आंदोलन, किस आंदोलन में शामिल हुए, बिहार के चंपारण में किसानों के हित के लिए लड़े। बापूजी का दूसरा आंदोलन जो चला था 1918 में चला था, ये अहमदाबाद में मिल मालिकों के आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। और बापूजी का तीसरा जो आंदोलन चला था 1918 में ही, खेड़ा आंदोलन में ये शामिल हुए थे। यानी बापूजी ने लगातार ताबड़तोड़ 3 आंदोलन किया और अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब हो गए। इसलिए बापूजी पूरे हिंदुस्तान नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में छा गए। देखिए बात तो अब तक ठीक थी। बापूजी अभी 15 में एंट्री किए थे। बहुत भारत में मुस्लिम लीग बनी, हिंदू संगठन बने, हिंदू महासभा बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बना। गांधी जी कांग्रेस में शामिल भी हुए थे और उसके बाद तमाम बातें थी। अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी इसमें कि कोई हमारा साथ दे। तो बापूजी का साथ देने के लिए अगर देखा जाए तो उसी समय कई घटनाएं हिंदुस्तान में घटी। उन घटनाओं में हम एक घटना को, 3 घटनाओं को जानते हैं। एक घटना जो पहली घटी थी, जिसको इतिहास में हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। ये घटना मार्च में हुई, मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में काला कानून कहते हैं या अंधा कानून कहते हैं। कब हुआ था रॉलेट एक्ट? जब भी आएगा रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में मार्च में हुआ था।
इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं, कि अंधा कानून या काला कानून के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं और समझते हैं। किसी भी भारतीय पर बिना कोई मुकदमा चलाए संदेह अवस्था में गिरफ्तार कर लेना, बिना किसी वकील दलील, ये प्रश्न आते ना वकील दलील के हम जेल में डाल देंगे, अंग्रेजों की मनमानी थी, तो इसके विरोध में भारत में इसके लोग जनसभाएं करने लगे। दूसरी एक घटना घटी थी जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना आपकी 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1900 मार्च के बाद हुई थी। 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई। इसमें भी जनरल डायर साहब ने गए और गोलियों की बौछार की, और बौछार करने के बाद जो है पूरी तरह से बहुत सैनिक भारतीयों को इसमें जान मार की क्षति हुई। इसी में एक तीसरा आंदोलन चला था जिसे कहते हैं सितंबर महीने में खिलाफत आंदोलन भी था, और ये खिलाफत आंदोलन सितंबर महीने में शुरू हुआ था और सितंबर महीने 1919 में चला था। मोहम्मद अली जिन्ना तमाम लोग इसमें थे। खिलाफत मतलब खिलाफ करना। पूरे दुनिया के मुस्लिम लोग अपना कोई अगर खलीफा मानते थे कि अल्लाह के बाद इस दुनिया में कोई अगर उनका बेटा है, पवित्र है, तो वो तुर्की का जो खलीफा था उसको मानते थे। खलीफा का मतलब खल्फ, खल्फ का मतलब जिसान या बेटा होता है। अल्लाह के बाद इस दुनिया में कोई अगर बेटा था तो वो तुर्की का खलीफा था। अंग्रेजों ने तुर्की को घेर करके खलीफा को जेल में डाल दिया। अब पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों में आक्रोश आया कि यार हमारे खलीफा को जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के खिलाफ ये भारत के मुसलमान एक हुए और कहा कि हम आपकी खिलाफत करेंगे। इसी को कहा गया खिलाफत आंदोलन। बापूजी एकदम तंग आ चुके थे और देखा कि ये सब इतनी घटनाएं घट रही हैं, अवसर अच्छा है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब से दिल्ली में मुलाकात तुरंत किया इन्होंने, कहा कि आपकी भी समस्या वही है, हम सबकी समस्या वही है, आ जाइए हमारे साथ चलते, एक बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं इनके खिलाफ। जिन्ना साहब ने समर्थन कर दिया, लेकिन बाद में तो हट गए। फिलहाल जब एक हो गए तो भारत में राष्ट्रपिता बापूजी ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया, और इसको दुनिया का सबसे महान आंदोलन कहते हैं। इसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये बापूजी का पहला आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन की स्टार्टिंग 1920 ईस्वी से होती है। 1920 ईस्वी से। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, एक प्रश्न ये भी बनता है। हालांकि इसकी डेट पूछेगा तो आप लोग 1 अगस्त याद कर लीजिएगा। 1 अगस्त 1920 को हुई। बापूजी ने कहा कि असहयोग का मतलब क्या होता है, सहयोग न करना। असहयोग का मतलब सहयोग न करना, किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, यानी उनके सारे चीजों को हम त्याग देंगे। बापूजी ने जो कैसर हिंद की उपाधि पाई थी वो भी त्याग दिया, ले जाओ नहीं चाहिए। नेहरू साहब ने लाके डिग्री त्याग दी, पटेल साहब ने लाके डिग्री त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जो गीतांजलि लिखा था उन्होंने। यानी कि बापूजी ने कहा कि इनकी सारी चीजों का प्रयोग करना बंद कर दो। कहना आसान है, करना बहुत कठिन था। नौकरियां करते थे लोग, बापूजी के एक कहने पे इन्होंने सब कुछ त्याग दिया एकदम। मुझे नहीं चाहिए, कहा कि गांव में जाओ और बच्चों को बैठकर बिना पैसे के पढ़ाओ। सब लोग पढ़ना शुरू कर दिए, जो मास्टर थे, जो लोग थे। वकीलों को कहा कि आप घर की पैरवी गांव में अपना हल कर लो, कोर्ट मत जाने दो। इनके कपड़े मत पहनो जो बन करके आते थे उस वक्त मैनचेस्टर से, उन कपड़ों को हम नहीं लेंगे। उनके कोई सामाने नहीं खरीदेंगे। चरखा लिया, कहा सब लोग घर पे चरखा रखो और सूत काटो, कपड़े बनाओ, खादी कपड़े पहनो। बड़ी तेजी के साथ यह आंदोलन फैला। कहते हैं 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 1922 तक तो मानो पूरे भारत में एक लहर आ गई। पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार एकदम हिल गई। ब्रिटिश वहां पर जो उनका व्यापार भारत में अच्छा था एकदम चरमरा गया। उनकी सामानें नहीं बिकती थी, बर्बाद हो गए सारे के सारे। लेकिन बापूजी ने कहा याद रहे, हमें सत्य और अहिंसा के साथ रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, और हमें अहिंसा का मतलब किसी की जान माल नहीं लेनी है। लेकिन एक घटना हो ही गई जिसको इतिहास में हम लोग जानते हैं, चौरी चौरा की घटना। क्या कहते हैं भाई, चौरी चौरा की घटना। और ये घटना आपकी कहां हुई थी, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वहां की उग्र भीड़ ने एक थाने को घेर करके 15 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इसकी सूचना बापूजी को गई, उनका हृदय द्रवित हुआ, क्योंकि उसमें मरने वाले तो 13 भारतीय थे, क्योंकि वो भारतीय थे जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे।
उनके बच्चे अनाथ हुए, उनकी पत्नियां बेवा हुई, उनके माँ बाप बुढ़ापे का सहारा छिन गया। गांधी जी का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा अंग्रेजों के बच्चों को, अंग्रेजों को भी मत जान से मारना, उनके जो बच्चे अनाथ होंगे। वो देखो, बापू जी का नाम ही अपने आप में अलग है। आप कहोगे सर जी आज जमाने में आप लोग कोई एक झापड़ मारे दूसरे का मुंह पे कर दो तो फिर तो, अरे यार तीसरा चौथा मारो आदमी शर्म के मारे चला जाएगा कि तू कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। और आप जानते हो आप घिरे हो तो आपको वहां पर अकड़ नहीं दिखानी है, अकल दिखानी है कि मुझे करना क्या है। बापू जी ने कहा कि हम रोज रोज धरना देंगे, रोज मार खाएंगे, रोज आएंगे रोज आएंगे, एक दिन तुम तो पसीज जाओगे और कहोगे जाओ छोड़ो। हुआ वही। बापूजी 1922 में इसके कारण, इस घटना के कारण ये आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। पूछता है बापूजी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया, इसी के कारण। बापूजी को तुरंत ये जेल भेज दिया गया। हालांकि 2 साल थे, 6 साल की कारावास थी, इनका स्वास्थ्य खराब था, फिर इनको वापस छोड़ दिया गया। गांधी जी का ये पहला बड़ा आंदोलन था भारत में जो बड़ा फेमस रहा है। इससे पटेल साहब, नेहरू साहब बड़े नाराज हुए कि साहब इतना अच्छा मामला था, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखिए भाई, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मैं किसी का खून नहीं बहाऊंगा और ना चाहे मुझे आजादी जैसे भी मिले, लेकिन मैं हमेशा कंटिन्यू इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ता रहूंगा, मार खाता रहूंगा, वो चलेगा। ये पहली घटना इनकी समाप्त हुई। गांधी जी ने दूसरा आंदोलन अपना स्टार्ट किया, और जो दूसरा आंदोलन स्टार्ट किया उसे इतिहास में कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी ने देखा अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। इस 8 साल के कार्यकाल में, 22 से 30 के कार्यकाल में देश के महान हस्तियों ने भी शामिल हुए जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते थे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ऐसे तमाम नाम थे जिन्होंने अंग्रेजों का पूरा विरोध भरसक इसलिए किया कि हम लोग जो है इनके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं है। हमारे पास हथियार बम नहीं थे तो हमने क्या किया कि ट्रेनों को लूट लिया काकोरी में, उनके हथियार ले लिए 1925 में 9 फरवरी को कि हमको जो है इनसे इन्हीं के हथियार लेकर इन्हीं को मारेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 24 में की गई। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, ताकि किस तरह से 8 साल में लगातार अंग्रेजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे देश के वीर सपूत बहुत शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, और ये सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, बहुत ऐसे नाम हैं जो देश की शहादत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन बापूजी को जब रहा नहीं गया तो बापूजी ने दूसरा आंदोलन छेड़ दिया। उस वक्त अंग्रेजों ने कहा कि नमक पर भी कानून बनाया जाएगा, लगाया जाएगा, उसी को नमक कानून कहते हैं। गांधी जी ने कहा ना भाई, ये तो नहीं होने वाला है। गांधी जी ने कहा नमक खुद बनाऊंगा और खुद खाऊंगा, तुम्हारे नमक की जरूरत नहीं हमको है। गुजरात के तट पे चलने की तैयारी कर दी बापूजी ने। बापूजी ने जो तैयारी की ये था 12 मार्च से। 12 मार्च से बापूजी ने अपने साबरमती आश्रम से निकले, 241 मील की लंबी यात्रा पूरी की, और इनके साथ निकलने वालों की संख्या 78 संख्या थी जो इनके साथ निकल गई। और निकलने के बाद बापूजी 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल को कहते हैं, गुजरात में एक जगह थी दंडी, नौसारी जिला में पड़ता है ये, नौसारी जिला के दंडी में बापूजी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद समुद्र के किनारे खुद नमक को बनाया, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। नमक कानून को बापूजी ने कब तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ा कब था, ये 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब बापूजी ने नमक कानून तोड़ दिया उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया। अरे भाई, पहले 78 लोग थे, पहुंचते पहुंचते दंडी में इनकी संख्या कुल लाखों में पहुंच गई। इसी को इतिहास में एक क्वेश्चन आता है, दांडी मार्च, पूछते हैं दांडी मार्च की घटना कब हुई, तो आपके 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में हुई, और 241 मील की लंबी यात्रा पैदल किया, 78 के साथ लाखों की संख्या पहुंच गई, और नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा, और उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी गई। सविनय माने विनम्रता के साथ, आपकी बातें अवज्ञा माने नहीं मानेंगे,
यानी अंग्रेजों की कोई भी बात हम मानने को तैयार नहीं होंगे। ये गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन था। अब दांडी मार्च स्टार्ट हो गया, गांधी जी का एकदम विकराल रूप जारी हो गया। अंग्रेज हत्याई हो गए कि एक बार तो 3 साल हम बर्बाद हो गए। फिर बापूजी तैयार हो गए, अब एक काम किया जाए, कैसे दबाया जाए इस आंदोलन को। उसी समय अंग्रेजों ने कहा कि बापूजी से, यार आप हमसे मिल लो। 5 मार्च 1931 को भारत के तात्कालिक गवर्नर, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, क्या नाम था, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते में यह कहा गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन हमारी मांगे तो मानो। इरविन ने कहा, सी कि साहब मानेंगे आपकी बात, आपको बुलाया गया है वहां पे लंदन में, चलना होगा आपको। जॉर्ज साहब ने कहा है कि बुलाओ उसको, मैकडोनल्ड साहब के रास्ता में होगा, कि ठीक है हम चलने को तैयार है। गांधी जी जा रहे थे। उस वक्त भारत की जनता बड़ी आक्रोश में थी, क्योंकि एक घटना घटने वाली थी। वो घटना कौन सी थी? 23 मार्च वाली। 23 मार्च 1931 को भारत के 3 वीर सपूत, जिनको कहते थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिलने वाली थी लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। भारतीयों ने कहा बापूजी जा रहे हैं तो ये बात जरूर रखिएगा। बापूजी उठते समय एक बात कहे कि जो उन नवयुवकों को आप बंदी बनाए हैं, निर्दोष है तो उनको छोड़ दीजिए। तुरंत लॉर्ड इरविन खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि महाराज, बापूजी आप ये बात कह रहे हैं, उसने तो हिंसा की है, हत्या की है, हिंसा फैलाया है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और आप अगर कह रहे हैं तो तब तो समझिए सत्याग्रह ही खत्म है, कोई बातें इसमें नहीं रह गई। बापूजी कुछ नहीं बोलते, चल देते। लोग अक्सर कहते नहीं है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही वही बात थी कि गांधी जी के सामने मजबूरी सत्याग्रह की थी। अगर गांधी जी यही बात पहले नहीं सुने होते, 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ, हत्या हुई थी, तो निश्चित तौर पे क्या आप आगे कुछ सोचते? कभी नहीं सोचते, और उस वक्त ही हमारा मुल्क आजाद हो जाता। लेकिन बापूजी ने कहा किसी की 100 और किसी की हत्या, खून नहीं बहना चाहिए। ये बात उनके सामने कही गई। तो गांधी इरविन समझौता हुआ कि हम लोग चलेंगे कहां पे? लंदन जाया जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया था, उसमें बापूजी नहीं गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 7 सितंबर को हुआ, 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ। कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है किस पैलेस में हुआ? बहुत ज्यादा है तो जेम्स पैलेस वो जगह थी, उसमें हुआ था। बापूजी पहुंच गए अपने साथियों के साथ, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था मैकडोनल्ड। पहली बार असफल हो गया था, दूसरी बार हुआ। गोल मेज का मतलब क्या था? ऐसी मेज थी, कोई कहीं बैठता अगर तो कोई अपने को पीछे नहीं बैठता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सब लोग गए। सब लोगों को बारी बारी से अवसर दिया गया। जिन्ना साहब ने कहा साहब देखिए हम नहीं रह पाएंगे, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अलग देश का नाम लिया। अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे साथ जब ईंटें हम बनाए, मंदिर हम बनाए, हम ही ना जा पाए तो सर हमको भी एक अलग देश चाहिए। हिंदू महासभा खड़ा हुआ, उसने भी कहा कि भाई हमको भी अलग देश चाहिए। बापूजी ने कहा जब आप लोग अपने में ही लड़ रहे हैं तो हमको यहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बापूजी उस आंदोलन, इस सम्मेलन से वापस चले आए। फिर ये धार दे दिया कि नहीं आंदोलन चलेगा। लेकिन बापूजी 1934 में जाकर इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो बापूजी का दूसरा आंदोलन भरसक बहुत कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन हर तक सही रहा। अंबेडकर साहब ने उसी समय कहा बापूजी आप समझ रहे हैं कि हमारी कौम के साथ जो आप कह रहे हैं, कभी घूम कर तो देखिए। बापूजी की ये बातें तकलीफ होकर गई और वो चेन्नई तक गए, मद्रास, हर देश को घूमा, दलितों को अगर खाना भी खाया। ये गांधी जी के बीच में उनके समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। 1932 को हुआ था पूना पैक्ट, और उसमें अंबेडकर जी ने कहा ठीक है हमें हमारे लोगों को आरक्षण चाहिए। बापूजी उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ है, हम आपको आरक्षण देंगे।
अब बापूजी पूरे देश में दलितों के घर जाकर भोजन करते हैं और फिर उसी पे इन्होंने एक संपादन भी किया, हरिजन नामक पत्रिका भी लिखी और कहा ये हरिजन, हरि माने भगवान, जन माने लोग, ये भगवान के लोग हैं, इनको ऐसे क्यों कहते हैं। उसके बाद गांधी जी का यह दूसरा आंदोलन भी क्या हुआ, स्थगित हुआ। गांधी जी फिर जेल में भी गए। कुछ दिन बाद छूटने के बाद हिंदुस्तान में अब की बार गांधी जी ने कहा अब एक ही रास्ता बचा है, वो कौन सा रास्ता है, डू एंड डाई, करो या मरो। तो गांधी जी का अंतिम आंदोलन जो चला था इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या, ये कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को बंबई में इसकी शुरुआत की गई, बंबई में इसकी शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई। और फिर लेकिन अगले ही 9 अगस्त को गांधी जी को, नेताजी सुभाष नेहरू जी को, सबको जेल में डाल दिया गया। जब सब जेल में चले गए तो कुछ लोग चोरी छिप के आंदोलन करते रहे, बड़ा भयंकर आंदोलन किया जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण साहब थे, नारायणन साहब थे, समाजवादी चिंतक थे, राम मनोहर लोहिया साहब थे, समाजवादी चिंतक थे। इन लोगों ने कहा भाई हम लोग जो है मिलकर काम करेंगे। इन्होंने रेडियो पर हर जगह, और उषा मेहता इनके साथ थी जो विदेश से लगातार कंटिन्यू इनके साथ कांटेक्ट में थी, और मिल करके इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। अंग्रेज हतप्रभ हो गए। बाद में अंग्रेजों ने कहा ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, बहुत ऐसे प्रस्ताव आए, फिर उसके बाद जाकर के ये मान गए कि ठीक है आपकी बातें से सहमत हैं और हम आपके मुल्क को छोड़ने को तैयार, लेकिन आप संविधान की तैयारी करो। संविधान भारतीय स्वतंत्रता के समय सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था तो BN राव साहब थे, जो संविधान के वास्तुकार थे, लेकिन उनके बाद कोई पढ़ा लिखा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनसे तेज विचार के थे। BN राव साहब प्रारूप समिति के संचालित तो किए, लेकिन अंबेडकर साहब को सब कुछ संविधान को छांटकर लिखने का अवसर दिया गया। उन्होंने लिखा भी, 19 जुलाई 1946 को संविधान बनना तैयार हो गया। अंग्रेजों ने कहा अब तो भारत छोड़ने की बारी आ गई, तो 14 और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ 14 अगस्त को, तो उस वक्त बापूजी कहां थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो बापूजी नवाखली में थे। कहां थे, नवाखली में। ये कहां पड़ता है, ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बापूजी वहां सांप्रदायिक दंगा हुआ था और उस दंगे को नवाखली कहते हैं। उस दंगे को रोकने के लिए बापूजी वहां गए हुए थे। इधर जिन्ना और नेहरू साहब ने मिलकर के देश का बंटवारा तय कर दिया। गांधी जी को हृदय वो हुआ। फिर 30 जनवरी की बात है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मार दी, जो शहीद हो गए। तो बापूजी के बारे में तो खैर ये क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन बापूजी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है। बापूजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार हुए थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बापूजी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछने लायक है, एक बार हुए थे। और जो एक बार हुए वो 1924 में हुए, और कहां, गांव में हुआ था जिसे वेल गांव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेल गांव में गांधी जी एकमात्र, सबसे अधिक बार दादा भाई नौरोजी साहब थे 3 बार, और एक बार गांधी जी सिर्फ हुए थे वेल गांव में, वो अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे। बापूजी के बारे में ये प्रश्न भी आता है। तो राष्ट्रपिता बापूजी का जब भी नाम आए तो सत्याग्रह से संबंधित माना जाता है।